आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उदित राज का पीएम मोदी पर हमला, कहा मुंबई को बर्बाद कर रहे हैं। 26/11 पर बयान देना दुर्भाग्यपूर्ण। गुजरात में गरबा में हंगामा करने वालों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन, गिराए जा रहे 186 अवैध निर्माण। योगी की तारीफ, सपा पर हमला, मायावती ने लखनऊ की रैली में दिए सियासी संकेत। बिहार चुनाव 2025 में आरजेडी की बनी सरकार तो सबसे पहले फैसला क्या लेंगे, तेजस्वी यादव ने खुद बताया। चिराग पासवान के लिए भाजपा ने सेट कर दिया फॉर्मूला, दिया गया ऑफर। ट्रंप की योजना से गाजा में संघर्ष विराम तय, बंदियों की रिहाई से लेकर बमबारी पर तक रोक। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस नेता उदित राज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 26/11 हमले पर दिए गए बयान को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, लेकिन मोदी जी इसे उजाड़ने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र से सेमीकंडक्टर फैक्ट्रियों को अन्य राज्यों में शिफ्ट करके आर्थिक गतिविधियों को कमजोर किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के विदेश नीति पर भी सवाल उठाए। बम्बई में जा करके बम्बई की चिंता करना कितना दुर्भाग्य। अरे बम्बई आर्थिक राजधानी है देश की, उसको उजाड़ने में मोदी जी कोई कसर छोड़ रहे हैं। 26/11 हमले के बाद आर्थिक स्थिति में कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे गिफ्ट सिटी बना करके और तमाम सेमीकंडक्टर जो फैक्ट्री लगने वाली थी महाराष्ट्र में, उसको वहां ले आकर के बम्बई जो आर्थिक राजधानी थी उसका ये मोदी जी कत्ल कर रहे हैं। दूसरी बात है, वो अपने गिरबान में झांक के देखे 100 बार, यानी ट्रंप 40-50 बार बोल चुके हैं, जुबान नहीं खुल पा रही है कि कायर प्रधानमंत्री जी की पलट करके जवाब दे सके कि मध्यस्थता या ट्रंप के दबाव में सीज फायर नहीं हुआ। वहां तो मुंह खोल नहीं पाएंगे। और दुनिया में 26/11 के मामले में दुनिया के तमाम देशों ने हमारा साथ दिया था, इनका कौन साथ दिया? और जब हमारी जो बहादुर सेना पाकिस्तान पर हमला तेज कर दिया, उस समय इन्होंने सरेंडर कर दिया। तो ये कायर प्रधानमंत्री, ये आप ये चर्चा करें। एक कायर प्रधानमंत्री अमेरिका की धरती पे जाकर के डांट खा के आ जाते हैं, और श्रीमती इंदिरा गांधी अमेरिका की धरती पर डांट करके आती हैं, और उसके बाद में अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा दिए थे। क्या बात करेंगे। एनसीपी एससीपी विधायक रोहित पवार ने बिहार विधानसभा चुनाव पर कहा कि वहां पर 100% बदलाव होगा। हमारा कहना है कि कांग्रेस हो या आरजेडी, सभी को साथ बैठना चाहिए और स्पष्टीकरण करना चाहिए। आगे जाकर यदि वे साथ चुनाव लड़ेंगे तो वहां पर 100% गैर भाजपा सरकार आएगी और बिहार का कल्याण होगा। 100% बदलाव होगा। सिर्फ हमारा कहना है कि कांग्रेस हो या तेजस्वी यादव जी की पार्टी हो, एक बार साथ में बैठना चाहिए। जो भी क्लैरिफिकेशन है वो क्लैरिफिकेशन वहाँ पे करना चाहिए, और आगे जाके वो साथ में अगर लड़ेंगे तो 100% वहाँ पे नॉन बीजेपी सरकार वो आएगी और बिहार का वहाँ पे कल्याण होगा। गुजरात के गांधीनगर में जिला प्रशासन बड़ा कदम उठाने जा रहा है। दरअसल बीते 24 सितंबर को जिले के दहगाम तालुका में नवरात्रि के पर्व पर गरबा का आयोजन रखा गया था। वैयाल गांव में एक कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। वैयाल गांव में हुई इस हिंसक घटना के बाद प्रशासन और पुलिस तंत्र सक्रिय हो गए हैं और उनके मकानों पर अब बुलडोजर चलाया जा रहा है। आज सुबह से लगभग 186 इलीगल स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफाई जो किया गया था, उसका डेमोलिशन की कार्यवाही चल रहा है। ये 186 स्ट्रक्चर्स जो है लगभग पिछले 10 दिन में आइडेंटिफाई करके फिर इसको नोटिसेस दिया गया। उसके बाद आज सुबह डेमोलिशन की कार्यवाही पुलिस एंड पूरा सरकारी तंत्र मिलकर कर रहे हैं। इसमें से ऐसा स्ट्रक्चर है जो 50 लोग के आसपास अपने जो गुनाह दाखिल हुआ था 10 दिन पहले, उसमें आरोपी है।
31 लोग ऐसा है जिसका कोई ना कोई रिश्तेदार या कोई बेटा इसमें गुनाह में शामिल है। ऐसा स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफाई करके इसके खिलाफ कार्रवाई किया जा रहा है। पुलिस बंदोबस्त आज 1000 के आसपास अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अधिकारी कर्मचारी बंदोबस्त में तैनात है और उसमें से 300 के ऊपर पुलिस अधिकारी कर्मचारी आज बंदोबस्त में है, जो कार्रवाई करने में मददरूप हो रहा है। यूपी के कानपुर में सड़क किनारे खड़े 2 स्कूटी में हुए धमाके के बाद मंजर काफी खौफनाक था। इस धमाके के बाद का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस वीडियो में एक महिला एक दुकान के आगे बैठी हुई दिख रही है। वो दुकानदारों से मदद की मांग कर रही है, तभी एक दुकानदार महिला को चादर देता है। जमीन पर बैठी महिला की हालत बेहद ही खराब दिख रही है। कानपुर में हुए इस विस्फोट में 8 लोग घायल हुए हैं। मिस्री बाजार इलाके में हुए इस ब्लास्ट के बाद इस इलाके की पुलिस ने घेराबंदी कर दी है और जांच शुरू की गई है। इसमें पहले तो हमें ये बताया गया कि स्कूटी में बम रखा हुआ था, वो फटा है, उससे काफी लोग इंजर्ड हैं, पॉसिबली बहुत से लोग डेड हैं और एक मस्जिद की दीवार है वो टूट भी गई है। तो वहां पे गए तो पूछताछ वगैरह करी तो हमें एक वीडियो फुटेज मिला जिसमें दिख रहा है कि एक डब्बा रखा है, डब्बे में स्पार्क बहुत तेजी से, उसके बाद धमाका और अंधेरा हो गया पूरा। तो ये क्लियर हो गया कि वो उस डब्बे की वजह से हुआ। फिर एक्सप्लोजिव जो गाड़ी थी, हमारे जो है फोरेंसिक टीम ने सैंपल उठाया, टेस्ट किया तो लो एक्सप्लोजिव मिला, जो कि पटाखों में यूज किया जाता है। हाई एक्सप्लोजिव होता तो रेजिड्यू नहीं छोड़ता है कोई और बड़ा डिफिकल्ट होता है टेस्ट करना। तो एक बार कंफर्म हो गया तो हम लोगों ने अपना जांच आगे बढ़ाई और तो पता चला कि इस एरिया में काफी लोग पटाखे इस तरह से अवैध रूप से भंडारण करते हैं, बनाते भी हैं। सुतली और हम लोग एक्सप्लोजिव कुछ मिला भी है। इसके साथ सर्च करने में हम लोगों ने 18-20 दुकानें खुलवा के चेक भी करी तो एक जगह भारी मात्रा में हम लोग को पटाखे मिले हैं। करीब 2 टन के करीब हम लोगों ने इकट्ठा किया, उस दुकान को सील कर दिया गया है। 12 लोग को पूछताछ के लिए उठाया गया जो इन दुकानों और सेल वगैरह से कनेक्टेड हैं और FIR हमारी दर्ज की जा रही है। जो घायल हैं 8 लोग थे घायल, उसमें 4 सीरियस हैं, 4 लोग डिस्चार्ज कर दिए गए प्रारंभिक उपचार के बाद और हम आशा करते हैं कि जो बाकी 4 हैं उसमें से भी 3 की कंडीशन में इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। एक लेडी जो थी वो आसपास शायद सफाई का काम करती है, वो क्रिटिकली इंजर्ड है। सर, जो कुछ CCTV सामने आए हैं, कोई संदिग्ध व्यक्ति या कुछ ऐसी कुछ गतिविधि कुछ आप लोगों को नजर आई हो? उसमें जो 2 स्कूटी थी उसमें जो ब्लास्ट से अफेक्टेड थी उसमें एक चोरी की पाई गई, क्योंकि मालिक से पूछा गया तो उसने कहा कि हमारी तो गाड़ी 2 साल पहले चोरी हुई थी। तो पॉसिबली ये अवैध भंडारण और इसको बेचने में पटाखों में यूज होती थी। वो भी आदमी क्लियर नहीं कि कौन है, संभवतः वो जो इंजर्ड हुए उनमें से कोई एक आदमी है। मायावती अपना खोया हुआ जनाधार वापस पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश में जुटी हुई है। इसके लिए काशीराम की पुण्यतिथि से बढ़िया मौका कोई और नहीं हो सकता। लखनऊ में आज बहुजन समाज पार्टी की रैली हो रही है। इस रैली में मायावती पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित करते हुए जहां समाजवादी पार्टी पर हमला बोल रही हैं, तो वहीं पर योगी सरकार की जमकर उन्होंने तारीफ करी। लेकिन जब अब वो सत्ता से बाहर है समाजवादी पार्टी, तो अभी 2-3 दिन पहले वो मीडिया में खबर छपवा रहे थे कि हम मान्यवर श्री काशीराम जी के सम्मान में संगोष्ठी करेंगे। लेकिन जब वो सरकार में रहते हैं तो ना उन्हें PDA याद आता है और ना मान्यवर श्री काशीराम जी की जयंती और ना ही पुण्यतिथि उनको याद आती है सरकार में रहकर। लेकिन जब वो सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो समाजवादी पार्टी को फिर याद आता है कि हमें संगोष्ठी करनी चाहिए। मैं सपा मुखिया अखिलेश यादव से मैं ये पूछना चाहती हूँ, यदि मान्यवर श्री काशीराम जी के प्रति आपका इतना ही आदर सम्मान था, तो जब यूपी में मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार ने अलीगढ़ मंडल में कासगंज के नाम से अलग से जिला बनाया। उस जिले का नाम मान्यवर श्री काशीराम जी नगर के नाम से रखा था। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी पावर में आई, उन्होंने नाम बदल दिया। मान्यवर श्री काशीराम जी के नाम पर हमने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अनेकों संस्थानों के नाम रखे, अनेकों संस्थानों के नाम रखे, जनहित की योजनाएं शुरू की। सारी की सारी अधिकांश जो बड़ी बड़ी योजनाएं थी वो सभी की सभी इन्होंने बंद कर दी समाजवादी पार्टी की सरकार ने। ये इनका
दोगला या दोहरा चरित्र नहीं है तो क्या है? मायावती के बयान पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामलाल जी सुमन ने कहा कि उन्हें समाजवादी पार्टी को कोसने की बजाय समाज के सामने जो समस्याएं हैं उनके खिलाफ संघर्ष करें। पूरे समाज में संदेश है कि बसपा भाजपा की बी टीम है। उनसे प्रार्थना है कि सुविधावादी राजनीति छोड़कर जहां जहां दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं संघर्ष का रास्ता अपनाएं। भविष्य में उन्हें जो कुछ हासिल होगा संघर्ष के रास्ते से ही हासिल होगा। मेरा मायावती जी से विनम्र आग्रह है कि बजाय समाजवादी पार्टी के को कोसने के आज जो समाज की चुनौतियां हैं, समाज के सामने सबसे बड़ी समस्या है, उनमें सांप्रदायिकता है, समाज का सामंती सोच और ये मनुवादी मनोवृत्ति ने नंगा नाच कर रहा है, उसके खिलाफ सतत संघर्ष करने की आवश्यकता है। समाजवादी पार्टी अपने धर्म को जानती है, उन्हें समाजवादी पार्टी को उनकी नसीहत की कोई आवश्यकता नहीं है। और जहां तक मायावती जी का उत्तर प्रदेश की सरकार को तारीफ करने का सवाल है, मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। पूरे समाज में संदेश है कि बीएसपी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि आज उत्तर प्रदेश में दलितों पर सबसे अधिक अत्याचार हो रहे हैं। उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जगह जगह मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, भगवान गौतम बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, दलितों की जगह जगह बारात रोकी जा रही है। इस पर एक शब्द मायावती जी का नहीं है। कुल मिलाकर के उनको बजाय निषेध करने के लिए अपनी पार्टी पर ध्यान देना चाहिए। तो कई बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, इसके पीछे काशीराम जी का सतत संघर्ष था, उनका विचार था, उनकी मेहनत थी। मेरी उनसे प्रार्थना है कि अगर अपने दल को ठीक चलाना चाहती है तो सुविधाभागी राजनीति को छोड़ करके जहां जहां दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं संघर्ष का रास्ता अपनाएं। भविष्य में उन्हें जो कुछ हासिल होगा संघर्ष के जरिए हासिल होगा। ये निरर्थक बात करना बंद कर दे तो ज्यादा अच्छा है। तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव 2025 के संदर्भ में बड़ा ऐलान किया है। पटना में एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस विशेष है, चुनाव का शंखनाद हो चुका है। तेजस्वी ने कहा कि आज ये लोग बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे हैं, नौकरी देने की बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में जितने भी ऐसे परिवार हैं जिनके घर में सरकारी नौकरी नहीं है, वहां पर हम सरकार में आने के बाद 20 दिनों के अंदर अधिनियम लाएंगे और बिहार के हर परिवार को सरकारी नौकरी देंगे। 20 साल में एनडीए ने हर घर में असुरक्षा और बेरोजगारी का खौफ दिया। अब हम हर घर को जॉब देंगे। हमारी सरकार बनने पर जीत का जश्न, हर घर को सरकारी नौकरी और बिहार में उद्योग धंधे फैक्ट्री लगाकर एजुकेशनल सिटी स्थापित कर आईटी पार्क और SEZ लगाकर कृषि और डेयरी आधारित उद्योग को बढ़ावा देकर बिहार को विकास के नए पथ पर आगे बढ़ाने के रूप में किया जाएगा। सरकार बनने पर बिहार की बेहतरी और विकास के जश्न के रूप में हर घर को सरकारी जॉब दी जाएगी। जॉब यानी जश्न बिहार, जश्न ऑफ बिहार। सीट शेयरिंग को लेकर फंसे मामलों के बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी का कहना है कि सर्वसम्मति से हर फैसला लेने के लिए चिराग पासवान को अधिकृत किया गया है। आज हमारे बिहार के चुनाव प्रभारी आदरणीय अरुण भारती जी की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई, जिसमें हमारे बिहार के सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और हमारे सभी राष्ट्रीय भी पदाधिकारी, बहुत सारे हमारे महत्वपूर्ण साथी आज इस बैठक में शामिल हुए और हम लोगों ने सर्वसम्मति से अभी जो आगे सीटों पे बात हो रही है, जो भी कुछ निर्णय के लिए हम लोग ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ऊपर सब कुछ सौंप दिया है कि अंतिम निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे, वही पार्टी के सभी एक एक कार्यकर्ताओं को मान्य होगा। इस बैठक में ही सर्वसम्मति से
देखिए, सब चीज का हम लोगों ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत कर दिया है। अब देखिए, हम आप स्पष्ट रूप से बोल चुके हैं कि इस बैठक में बहुत सारे बिंदुओं पे चर्चा हुई और सब बिंदुओं के चर्चा के उपरांत यही निर्णय लिया गया है कि सर्वसम्मत से सारे लोग एक मत में कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अंतिम फैसला होगा। जो निर्णय लेंगे पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके निर्देशों पे काम करने का काम करे। अब सब टोटल निर्णय है। देखिए, आप ये सब मतलब नहीं बनता है। जब हम लोगों ने अधिकृत कर दिया अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को, तो फिर ये सब बातें कहीं से आती नहीं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने चिराग पासवान की मां रीना पासवान से उनके आवास पर मुलाकात की। बताया जा रहा है कि सीट बंटवारे से नाराज चिराग दिल्ली जाने वाले थे। इससे पहले भाजपा ने नित्यानंद राय को उन्हें मनाने की जिम्मेदारी दी। मुलाकात के बाद राय ने कहा कि चिराग पासवान नाराज नहीं है। उन्होंने कहा कि वो चिराग की माताजी से आशीर्वाद लेने आए थे। हमारे भी अभिभावक और चिराग जी के भी अभिभावक इस घर में है, तो हम दोनों के लिए जो आदरणीय है वह इस घर में है। उनका आशीर्वाद लेने आए थे। मानेंगे चिराग नाराज है? कौन कह दिया आपको कि चिराग नाराज है? नाराज नहीं है, बस। कफ सिरप कोल्ड ड्रिफ्ट से मासूम बच्चों की मौत के मामले में मध्य प्रदेश पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दवा कंपनी के मालिक जी रंगनाथन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि तमिलनाडु के कांचीपुरम स्थित श्रीसन फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित कफ सिरप कोल्ड ड्रिफ्ट मध्य प्रदेश और राजस्थान में कई बच्चों की मौत का कारण बना। में जहरीली दवाई के आधार पर जो बच्चों की दुखद मृत्यु हुई या वो बीमार हुए, इसके खिलाफ हमने तुरंत SIT का गठन किया था। और आज मुझे जानकारी दी गई कि हमारी पुलिस ने न केवल तमिलनाडु के अंदर उस दवा निर्माता को पकड़ा है, दबोचा है, ये बात वो बताती है, जिसके कारण से हमारी सरकार इन कामों के कारण जानी जाती है जो दक्षता के आधार पे होते हैं। दोषी कोई भी हो, हमारी सरकार उसको छोड़ेगी नहीं। जहाँ से मिलेगा वहाँ से पकड़ के लाएंगे, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। ये हमारी सरकार का हमारी अपनी साख भी है और यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से ऐसे किसी गलत काम को हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। और खासकर बच्चों के लिए तो हमारे लिए मन में संवेदना भी है। कोई भी अव्यवस्था या कोई व्यवस्था में कहीं कमी पाई जाएगी, हमारी सरकार इसी प्रकार से कठोर कार्रवाई करेगी। मैं SIT के गठन के समय भी मैंने बोला था और आज मैं पुनः इस बात को दोहरा रहा हूँ कि दोषी कोई भी हो, हम उसको छोड़ने वाले नहीं। राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। इसके लिए कांग्रेस ने सबसे पहले अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस की ओर से पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया को कैंडिडेट घोषित किया गया है। वहीं भाजपा समेत अन्य पार्टियों ने अब तक उम्मीदवार के नाम का कोई भी ऐलान नहीं किया है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी चुनने में जल्दबाजी कर दी है या फिर वो विपक्षी दल की कोई रणनीति है। इस सवाल का जवाब कांग्रेस विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने दिया। देखिए, लोग कह रहे हैं कि हमने जल्दी कर दी। कांग्रेस ने कांग्रेस के हिसाब से टिकटें डिक्लेयर की हैं और इससे पहले और जहां भी उपचुनाव है ना, वहां सब जगह की टिकटें कांग्रेस ने घोषित कर दी हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट के अंदर है। और चूंकि पार्टी बड़ी मजबूती के साथ संगठन का काम चल रहा है और एडवांस में सारी तैयारियां हैं, मैं समझता हूं ये जो चुनाव होगा ये सरकार की सारी जो है अब तक का काम है ना, उसकी परीक्षा यहाँ पे हो जाएगी और उसका रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। आज जो पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से आतंक और तानाशाही और करप्शन का काम जो चल रहा है, कानून व्यवस्था चौपट जो हुई पड़ी है, किसानों पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, युवाओं को भटकाया जा रहा है, ये सारे मुद्दे रहेंगे। हमारी योजनाओं को बंद करने के अलावा इन लोगों ने काम क्या किया है, ये सारे सवाल जो है जनता इनसे पूछेगी और उसका जवाब इन लोगों को देना पड़ेगा। अंता चुनाव मैं समझता हूं राजस्थान सरकार की बहुत बड़ी परीक्षा है और जिसमें फेल होगी। 2 साल से इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष के चलते गाजा की स्थिति बहुत ही भयावह हो गई है। हजारों लोगों की मौत और लाखों लोगों का बेघर होना गाजा को पूरी तरह से वीरान कर गया।
वहां पर भुखमरी आज भी अपने चरम पर है। ऐसे में कई दिनों से जारी संघर्ष विराम की कोशिशों के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। खबर यह है कि इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध में आखिरकार संघर्ष विराम का पहला चरण तय हो गया है। ये समझौता काहिरा में हुई बातचीत में हुआ, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20 बिंदुओं वाली शांति योजना पर आधारित है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऐतिहासिक समझौते पर आधिकारिक दस्तावेज आज मिस्र की राजधानी काहिरा में साइन होंगे। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसी सप्ताह इजराइल और मिस्र की यात्रा करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि संघर्ष विराम के पहले चरण के तहत हमास 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद बंदी बनाए गए 48 इजरायली नागरिकों को रिहा करेगा। हालांकि इसमें से सिर्फ लगभग 20 लोगों के जीवित होने की उम्मीद है। इसके बदले में इजराइल सैकड़ों फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा, जिनमें महिलाएं, बच्चे और आजीवन कारावास की सजा पाए हुए कैदी शामिल होंगे। पहले के समझौते के आधार पर एक इजरायली बंधक के बदले कम से कम 100 फिलिस्तीनी रिहा किए जाएंगे। इतना ही नहीं, समझौते के तहत जब तक दोनों पक्ष पूर्ण संघर्ष विराम की शर्तों को नहीं मान लेते, तब तक सभी सैन्य गतिविधियां जैसे हवाई और तोपों से गोलीबारी रोक दी जाएगी और सेना अपनी जगह स्थिर रहेगी। हिंदी समाचार बस यही समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।